हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। ठीक है, आज फिर से हम एक छोटा लेक्चर रखेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के। तो हेडिंग लगा लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स लेक्चर 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है यार, कुछ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के थ्रू ही सही से क्लियर होते हैं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिजिक्स में यार न्यूमेरिकल्स ही 100% एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वेल नोन क्वेश्चन, हर किताब में दिया रहता है। ये एक ट्रॉली है, ठीक है, यहाँ पे एक एम का ब्लॉक है। अब देखिए, इसका ए नोट दिया हुआ है, मतलब ये ए नोट के एक्सीलरेशन से एक्सीलेट कर रही है। ठीक है, आराम से 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको इसके ऊपर में। अब देखिए, म्यू है, ये म्यू वेरिएबल है, इसको वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा फाइंड द कंडीशन ऑन म्यू। म्यू के ऊपर क्या कंडीशन आए, सो दैट ये जो एम का ब्लॉक है स्लिप ना करे। ठीक है, एम का ब्लॉक स्लिप ना करे। चलिए समझाना स्टार्ट करते हैं आपको। यहीं देखिए, अब यार आपको इतना तो क्लियर होगा, इसको बेहतर ऑब्जर्व करना इस फ्रेम से होगा। इसको यहाँ से ऑब्जर्व करिए, इसको बताइए ये इसको क्या बोलेगा, बताइए रेस्ट बोलेगा। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो एम जी होगा, इस यही चलाएगा। इसको रोकेगा कौन, इसके फ्रिक्शन, यहाँ से फ्रिक्शन लगेगा एफ एस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। और बताइए ये जो ऑब्जर्वर है, क्या ये ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली के साथ ए नोट के एक्सीलेशन से एक्सीलेट करेगा, इसलिए फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो बताइए इस ब्लॉक के ऊपर बताइए क्या सूडो फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो लाल रंग का सूडो फोर्स ये आ जाएगा इधर, बताइए कितना, एम ए नोट। क्लियर हो गया, ये एम ए नोट का सूडो फोर्स। तो देखिए इस ब्लॉक, जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा और ये दिया हुआ है कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इसको किस में देखेगा, रेस्ट में देखेगा। ड्राइविंग फोर्स एम जी होगा, इसको रोकेगा केवल कौन, फ्रिक्शन रोकेगा। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर सूडो फोर्स लगेगा। ये सारी कहानी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, तो जब आप स्मॉल एम को देख रहे हैं, आप देख लें स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम या ट्रॉली। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एम कह दे रहा हूँ, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। तो देखिए रेस्ट में दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा बताइए, एम ए नोट के बराबर आएगा। सेकंड इक्वेशन, वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस होंगे, तो बताइए एम जी किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, या उल्टा बोलिए फ्रिक्शन फोर्स एम जी को बैलेंस करेगा। और देखिए कंडीशन यहाँ से आएगी, क्योंकि जो म्यू वेरिएबल है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ एस, वो खुद वेरिएबल होता है, वो 0 से एफ एस मैक्स के बीच में लगता है। तो इस पर जब भी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं म्यू को लेके या फ्रिक्शन फोर्स को लेके, तो हम हमेशा यही यूज़ करते हैं कि जो एफ एस है वो किस रेंज में लाई कर रहा होगा। तो जो एफ एस होगा बताइए वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो यहीं से तो कंडीशन निकलेगी, यहीं से तो कंडीशन निकलेगी। अब कुछ है ही नहीं, बताइए एफ एस की वैल्यू कितनी है, बताइए इसमें पुट कर दीजिए। एफ एस की वैल्यू एम जी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर है बताइए, एम ए नॉट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार। ठीक है, याद नहीं करना है, याद। ठीक है, तो जो अब कंडीशन किस पे पूछी है, म्यू पर। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन ए नॉट। नीट हो चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, हर एग्जाम के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन ए नॉट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डाटा का सवाल कराता हूँ तुरंत इसके ऊपर, इतना पॉज करके उतारिए, एक न्यूमेरिकल डाटा का। चलिए देखिए, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.4। ठीक है, इतना तो पता। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है, इसका मास है मान लो 8 kg, इस ट्रॉली का सवाल पूछा है, यहाँ पर कितना फोर्स लगाएं, एफ का रेंज बताइए, रेंज, या चलो रेंज बताइए, रेंज, रेंज बराबर क्या,
सो दैट ये जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक डज नॉट स्लिप, 2 kg ब्लॉक डज नॉट स्लिप, जिससे 2 kg वाला ब्लॉक स्लिप ना करे। ठीक है, अभी भी देखो क्लियर आ जाएगा उसी से। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से वही वाली बात। मान लो एफ का हमने कोई भी फोर्स लगा दिया, जो कि वेरिएबल होगा वो अभी निकल के आ जाएगा, और मान लीजिए इसमें आ गया ए का एक्सीलरेशन। ठीक है, ए का क्या आ गया, एक्सीलरेशन। फिर से देखिए जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा वो इसको बताइए क्या बोलेगा, वो इसको बोलेगा रेस्ट। क्या बोलेगा, रेस्ट बोलेगा। तो देखिए क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो एम जी लगेगा, स्मॉल एम जी, एम की वैल्यू 2 kg है, और बताइए यहाँ से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। ठीक है, और बताइए इसको फिसलने से कौन रोकेगा, यहाँ से कौन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एस लगे, एफ एस लगेगा। और ये जो ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, इसलिए क्या लगेगा बताइए, लाल रंग का सूडो फोर्स, तो ये आ जाएगा इधर एम ए। ठीक, फिर से वही वाले सब इक्वेशंस बनेंगे, वही सब इक्वेशंस बनेंगे। देखिए पहला इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल, भाई इस पर बैठ के जो ऑब्जर्वर है वो इसको किस में पा रहा है, रेस्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा बताइए, सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा, एम ए। सेकेंड इक्वेशन, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसको बैलेंस करेगा बताइए, एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक, और थर्ड इक्वेशन बताइए जो एफ एस पे कंडीशन होगी वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, यहीं से कंडीशन निकलती है। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पे मैं मार रहा हूँ स्मूथ सरफेस है, और ये इसके और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसको पूरे को सिस्टम मान सकता हूँ। तो पूरे सिस्टम को एफ के फोर्स ने ही तो एक्सीलरेट कराया है, और जब पूरे स्मॉल एम और 8 kg दोनों को एक सिस्टम में ले लोगे तो बताइए ये जितने भी फोर्सेज होंगे, भाई इस पर एफ एस ऊपर लग रहा होगा तो इस पर भी इसके बदले में एफ एस नीचे लगेगा, तो ये भी इंटरनल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी इंटरनल हो जाएगा क्योंकि एन इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो बताइए पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में तो एक्सटर्नल फोर्स केवल एफ ही है, तो एफ को तो हम क्या लिख रहे होंगे बताइए, एफ को लिख रहे होंगे, बताइए कितना लिखेंगे, 8 + 2 × ए लिख रहे होंगे, ये तो लिख ही रहे होंगे। ठीक है, चलो ये कंडीशन बाद में पुट कर दी जाएगी, तो पहले ए निकाल लो, तो जैसे ए पे कंडीशन आएगी तुरंत किसके ऊपर कंडीशन आ जाएगी, एफ के ऊपर कंडीशन आ जाएगी। ओके, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ एस को क्या लिखेंगे बताइए, एम जी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना, म्यू इंटू एन, एन कितना बताइए, एम, एम से एम चला जाता है, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, या ए के ऊपर पूछा है ना कंडीशन, तो ये आ जाता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू। ठीक, तो जो ए आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी होता है 10, म्यू, म्यू कितना दिया था बताइए 0.4, ये आ जाएगा 0.4, तो ये आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ए इससे बड़ा आना चाहिए, और ए इससे बड़ा आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंडीशन आएगी बताइए, यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए अब आपको ये पता लग गया, तो बताइए जो एफ इक्वल टू कितना है बताइए 10a, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है बताइए 25, तो यहाँ से ए की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 न्यूटन। तो एफ को इससे ज़्यादा लगाओगे तो ये स्लिप नहीं करेगा, और जब एफ इक्वल टू ध्यान रखना 250 न्यूटन होगा तो उस समय बताइए क्या होगा, ब्लॉक विल बी इन इम्पेंडिंग स्टेट, ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट IS। ठीक है, ब्लॉक किस में आ जाएगा, इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा। भाई जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो सूडो फोर्स बढ़ेगा, सूडो फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो एफ एस मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एफ एस मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पर स्लाइडिंग की टेंडेंसी, तो बताइए जो इम्पेंडिंग स्टेट होगा वो ईजिली गेन नहीं होगा। ठीक है, तो एफ को इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते हैं सवाल। ठीक है, और देखिए अब इसी तरीके से कुछ इनक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन देख लो। देखिए यार ये हमारी आपकी बात हो चुकी थी, अगर ये स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, याद है, अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, म्यू बराबर 0, और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल एम का मास है, तो हमसे सवाल आपको हमने कराया था क्लास में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि कितने एक्सीलरेशन से इसको दौड़ा दें जिससे कि इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो याद करो, मैं एक बार और निकाल देता हूँ इसको। तो देखो हमने कुछ इस तरीके से किया था, इसको आप रिकॉल कर लीजिए, मैं बेसिक्स ही करा देता हूँ फिर से।
देखिए ज़रा, ये थीटा है, तो अगर ये इस पर स्लिप ना करे तो इसका ए हमसे पूछा था, ए बराबर क्या, तो हमने कहा था इस पर एक ऑब्जर्वर बैठा लीजिए, ये इसको किस में पाएगा, रेस्ट में पाएगा अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो देखिए फिर से फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, इधर लग रहा होगा सूडो फोर्स, चलिए इधर लग रहा होगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा बताइए, ये लग रहा होगा एम ए, ठीक। और इधर क्या लग रहा होगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन एंड, इसी लाल कलर से लगा देता हूँ चलो। और इधर क्या लग रहा होगा बताइए, एम जी साइन थीटा। इधर क्या लग रहा होगा बताइए, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो आपको याद होगा इस डायरेक्शन में फोर्स हमने बैलेंस कराए थे, तो इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा और सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा उसको बैलेंस करेगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा वो एम जी साइन थीटा को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो बताइए क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी बताइए, ये आ जाएगी एम ए, इसका कंपोनेंट बताइए एम ए कॉस थीटा, सूडो फोर्स का ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा किसको बताइए, एम जी साइन थीटा को, ठीक है। तो एम से तो एम चला जाता है, तो ए पूछा था तो ए इक्वल टू आ जाता है जी टेन थीटा, ठीक है। ये हमने याद भी कराया था, तो अगर आप भूल गए हो तो हमने कहा चलो एक बार और कर देते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाता है, जी टेन थीटा। ये कब आता है, जब ये स्मूथ सरफेस होता है, और ये वैल्यू हमने कहा था याद भी कर लेना, ठीक है, ये वैल्यू हमने याद भी कर लेना बोला था, ओके। अब देखिए अगर हम रफ सरफेस के ऊपर लेते हैं, हालांकि रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बहुत बड़ी एनालिसिस होती है यार, ठीक है, वो मैं एडवांस के लिए तो करा दूंगा, लेकिन अभी जेई मेंस और नीट के लिए आवश्यकता नहीं है, तो मैं सिंपली क्वेश्चन करा रहा हूँ, उतना ही सफिशिएंट आपके लिए, अननेसेसरी खींचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए अगर ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है ये, ठीक है, रफ सरफेस है ये, और ये दिया हुआ है, मान लीजिए इस एंगल को ले लेते हैं हम 37 डिग्री, ठीक, म्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक, म्यू ले लेते हैं 1, और यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। तो आपको इसके एक्सीलरेशन पे कंडीशन बतानी है, ए बराबर क्या हो सकता है जिससे कि स्मॉल एम और कैपिटल एम में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करूँगा केवल मैं, ठीक है, फाइंड द, क्योंकि फिर जो जनरल एनालिसिस होगी डिटेल वाली, फिर वो एडवांस के लिए करना उसको उचित होगा, ठीक है। अननेसेसरी परेशान हो गए और घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही करो। फाइंड द कंडीशन ऑन ए, ए पे कंडीशन बतानी है, सो दैट नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को आर एम लिख रहा हूँ, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखो इतना, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगले पेज पे करें, चलो। तो देखिए आराम से देख लो, ये 37 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए ये इसके ऊपर फिसले ना, तो देखिए सबसे पहले ये देखो, अगर म्यू बराबर 1 दिया है, ध्यान से सुनना पूरी बात है, यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, बहुत ध्यान से सुनना, पूरी एनालिसिस कर देता हूँ। तो अगर म्यू बराबर 1 और अगर आपने इसको नहीं चलाया, मतलब इसको रेस्ट में रखा, तो ये फिसल जाएगा, क्योंकि देखिए एंगल 37 है, तो ये नहीं फिसलेगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर लो, इसकी वैल्यू कम करो थोड़ी सी, तभी बनने को तो वो भी हो जाएगा, पर म्यू को थोड़ा चेंज कर लो, म्यू को कर लो 0.6, म्यू को 0.6 कर लीजिए, बैक में भी कर देते हैं, म्यू को 0.6 कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए देखिए, मैं मतलब मुझे वो पर्टिकुलर सवाल ही कराना है बेसिकली, मुझे डिटेल एनालिसिस में जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि म्यू इक्वल टू 1 से नहीं होगा, सब हो जाएगा, ज़रा देख लीजिए, जिस क्वेश्चन की उम्मीद है जो आ सकता है उसको देख लीजिए। अब देखिए ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, देखिए अगर म्यू इक्वल टू 0.6 है, तो अगर ये बताइए, अगर ये 37 है, तो बताइए इसका जो करस्पॉन्डिंग म्यू डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा tan 37, वही एंगल ऑफ रिपोज वाले फंडे से, तो म्यू डैश इक्वल टू आता 0.75। तो और ये क्योंकि ये मतलब अगर म्यू 0.75 होता, तो इस कैपिटल एम को, इस स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एम ले लो, ठीक है,
ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल एम को चलने नहीं देता, मतलब रोक लेता, तब भी ये नहीं फिसलता, पर क्योंकि म्यू 0.6 है, 0.75 से कम है, तो जैसे ही मैं इसको रोकूंगा ये तुरंत फिसलना शुरू कर देगा। तुरंत फिसलना शुरू कर देगा तो मुझको यहाँ पे एक मिनिमम एक्सीलरेशन देना होगा, ए मिनिमम। ए मिनिमम की बात करेंगे, जिसको मैं A1 कह देता हूँ, ठीक है। मिनिमम एक्सीलरेशन देना पड़ेगा इसको मुझे, मिनिमम, क्योंकि देखिए ज़्यादा देंगे ना तो ये ऊपर की तरफ भी भागने की टेंडेंसी रखेगा। अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम एक्सीलरेशन A1 देंगे। अभी यार जब हम इसको डिटेल करेंगे तभी आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अगर इस ऑब्जर्वर को फिर से यहीं पे बैठा लीजिए आप, और ये इसको किस में पाएगा बताइए, रेस्ट में पाएगा। ध्यान से सुनना। अब ए मिनिमम में क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो तो इस डायरेक्शन में कितना होगा बताइए, mg sin थीटा होगा, ठीक है। और ए मिनिमम में क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा, भाई जब ये रुका हुआ था तो फ्रिक्शन इधर लग रहा था एफ के, और वो इसको रोक नहीं पा रहा था, तभी तो ये फिसल रहा था। अब हमने क्या है कि देखिए, अगर ये जो ऑब्जर्वर होगा, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जर्वर होगा यार, यहाँ पे क्या लगा देगा, सूडो फोर्स लगा देगा, ठीक है। और इस सूडो फोर्स का क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा, वो इसको सहारा दे देगा, वो इसको क्या दे देगा, सहारा दे देगा, और उसकी वजह से ये फिसलने से रुक जाएगा। पर जब मिनिमम की बात करेंगे तो उस समय क्या लगा रहे होंगे, इसको एफ मैक्स लगा रहे होंगे, ठीक है। हालांकि अगर तुम आप एफ लगा दो तब भी मैं उससे आपको करके दिखा दूंगा। चलो मैं उसी से कर देता हूँ, एफ लगा रहे होंगे, ठीक है। चलो मिनिमम के लिए कर देते हैं, हम इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। ए ले लेते हैं, चलो ए, ठीक है, ए ले लेते हैं। और हम ये कंडीशन निकाल रहे हैं जिस समय इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी इधर ही है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी इधर है तो एफ एस लग रहा होगा इधर, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बताइए, इधर लग रहा होगा, ठीक। और एम जी इधर क्या लग रहा होगा बताइए, एम जी कॉस थीटा। बाद में थीटा को 37 पुट कर देंगे, ओके। अब देखिए जरा सॉल्व करते हैं। इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स बैलेंस होंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसे बैलेंस कर रहा होगा बताइए, एक तो करेगा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस, और प्लस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट भी तो आएगा, कितना बताइए, एम ए साइन थीटा, ये भी आएगा, ठीक है, एम ए साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन देखिए, इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा, सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन फोर्स मिलके एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा एम ए, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इज इक्वल टू क्या लगेगा बताइए, एम जी साइन थीटा। क्लियर हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी बताइए, जो एफ एस होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, एफ एस होता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन या एफ एस मैक्स, तो यहीं से वो कंडीशन बन के आती है हमेशा। तो अब देखिए जरा एफ एस को क्या लिखेंगे, एफ एस की यहाँ से वैल्यू निकालिए, एफ एस को क्या लिख रहेंगे बताइए, एम जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा बताइए, एम ए कॉस थीटा, और लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन को यहाँ से लिखिए बताइए कितना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्लियर, एम ए साइन थीटा, ठीक है। एम समय से मर जाता, ठीक, ये आ जाता, और म्यू की वैल्यू 0.6 दी है, इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पहले ए को कलेक्ट कर लीजिए जरा, तो ये आ जाएगा देखो जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा। ए को एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, ए को उधर ले जाइए, म्यू को इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और लेस देन इक्वल टू, जब ए को उधर ले जाओगे तो ए बाहर ले लीजिए, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, इतना करिए। अब इसकी ज़रा वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। देखिए जी होता है 10, यहीं से सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसी जगह से। जी होता है 10, साइन थीटा 37 था, 37 होता है 3/5 माइनस म्यू कितना लिया था 0.6, जी कितना होता है बताइए 10, और कॉस 37 होता है 4/5, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा, कॉस 37 होता है 4/5 प्लस म्यू था 0.6 और इनटू साइन 37 हो जाएगा 3/5, ये आ जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कितना बार मरेगा, 2 बार मरेगा, 4 दूनी 8, 8 6 के 36, ये आ जाएगा 3.6 लेस देन इक्वल टू ए। ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 36 18 1.8 और 4, ये आ जाएगा 5.8/5। तो ये आ जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से इसमें से 6 में से घटाइए, ये बचेगा 2.4 इंटू आ जाएगा 5 अपॉन 5.8 आ जाएगा। ओके, ये जब सॉल्व करोगे इसको तो देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। आप जब सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से तो ए आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ए से बड़ा होगा, तो ध्यान रखना ए से बड़ा होगा तो ये फिसलेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना उस समय स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर होगी, स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी होगी ध्यान रखना वो डाउन द इंक्लाइन होगी और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू आई ये आई, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब ध्यान से देखिए, इतना क्लियर हो गया। तो ए अगले पेज पर करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो मिनिमम ए तो ये हो गया, तो मिनिमम ए क्या हो गया बताइए, तो मिनिमम ए जो हो गया, अगर एंगल 37 डिग्री है तो इसका ए मिनिमम हो गया 2.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस समय इसमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी डाउन द इंक्लाइन, ये बनेगा mg साइन थीटा। वो सारी फोर्सेज लगा दिए और फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, और वो कब लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, fs मैक्स लग रहा होगा। ठीक है, fs मैक्स लग रहा होगा, और यहाँ पर म्यू कितना दिया था 0.6। ठीक है, पर एक बात बताइए, जो ऑब्जर्वर इस पर बैठा हुआ था वो बताइए क्या लगा रहा था इसके ऊपर, एक सूडो फोर्स लगा रहा था, और एक सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट था उसी ने तो इसको फिसलने से रोका था। पर अगर आप इसके एक्सीलरेशन को बढ़ाते जाओगे तो ये सूडो फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाएगी जब इसमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर बन जाएगी बताइए, अपर इंक्लाइन बनेगी और एफएस लग जाएगा इधर। तो ये वाली एनालिसिस मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, अभी एडवांस में ज़रूरत पड़ती है, अभी मेंस में इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ही दिमाग में ले लीजिए कि मिनिमम एक्सीलरेशन इतना होगा, याद नहीं करना यार इसको, डाटा को, ऐसा प्रोसेस को देखना है। ठीक है, जैसे अगर हम जनरल में करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। एक सवाल और कर दें आपके लिए, जनरल में करें तो देखिए ऐसे करेंगे, जनरल में करें तो देखो ऐसे करेंगे, लेकिन हम वही वाला केस कर रहे हैं जिस समय ये जो एंगल है थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है बताइए, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, tan इनवर्स म्यू है, और मिनिमम एक्सीलरेशन हम पूछ रहे हैं, और ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर म्यू है। तो हमसे पूछा है ए मिनिमम बराबर क्या, जिससे कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, इसका स्मॉल एम का ले लो मास आप। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, देखिए अगर आप इसको रोक देंगे तो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए तुरंत फिसलेगा। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा अगर ए मिनिमम से भागेगा, इसको आप कुछ डाटा दे लो जरा नाम, इसको कुछ डाटा दे लो, ए मिनिमम को ए कह दो। ठीक है भाई, मिनिमम लिखने में टाइम लगेगा तो ए लिख लेते उसको। तो देखिए अगर ए से भाग रहा होगा तो जो ऑब्जर्वर इस पर बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा, बताइए वो क्या लगाएगा, इस पर एक सूडो फोर्स लगाएगा, और इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा होगा, सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ही आएगा कितना, एम ए कॉस थीटा। इसी की वजह से तो फिसलने से रुकेगा। इधर ये रियल फोर्स कितना लग रहा होगा बताइए, एम जी साइन थीटा लग ही रहा होगा। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा बताइए, एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, प्लस सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट लग रहा होगा कितना बताइए, सूडो फोर्स कितना है बताइए, ये एम ए, इसका भी एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा कितना, एम ए साइन थीटा। ठीक है, एम ए साइन थीटा, और यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, और इधर लग जाएगा बताइए क्या, एफ एस, फ्रिक्शन लगा देते हैं एफ एस, तभी तो कंडीशन आएगी उससे, उसी से तो कंडीशन आएगी। ठीक है, एफ एस लगा देते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन, इस डायरेक्शन में बताइए फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो एन किसको बैलेंस करेगा बताइए, आराम से करिए, ये करेगा एम जी
कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है, सूडो फोर्स के कंपोनेंट को। सेकेंड इक्वेशन, इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा, तो इस डायरेक्शन में बताइए क्या होगा, ये होगा एम जी साइन थीटा बराबर, इस डायरेक्शन में एक तो सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा कितना, एम ए कॉस थीटा प्लस क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। और थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है बताइए, थर्ड कंडीशन आ जाती है जो एफ एस होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होगा। और एफ एस मैक्स क्या होता है बताइए, लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। ये जनरल में सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्व कर देते हैं इधर, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए एफ एस यहाँ से लिखो, तो बताइए यहाँ से देखिए ज़रा लिखना शुरू करिए। एफ एस यहाँ से लिखिए तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए, एम जी साइन थीटा माइनस उधर जाएगा ये, तो ये कितना आएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम ए कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन आप यहाँ से लिखिए कितना आएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा प्लस ये कितना आएगा बताइए, एम ए साइन थीटा। क्लियर, एम सब में से चला जाएगा तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा। अब ए पे कंडीशन फाइंड आउट करनी थी तो ए को उधर ले जाओ, इसको म्यू जी कॉस थीटा को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस म्यू एस सॉरी म्यू साइन थीटा, क्यों ए कॉमन ले लिया एक्चुअली इसमें, ठीक। तो ये आ जाएगा कंडीशन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन यहाँ से आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। या देखिए यहाँ पे एक एनालिसिस और होती है कि ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, वो सारी कहानी तो वो एडवांस के लिए मैंने बचा के रखी है। अभी मैं ये सब जो मान रहा हूँ वो जेन्युइन रिजल्ट के लिए मान रहा हूँ। ये पॉजिटिव है तो ए इससे बड़ा होगा तो ये इस पर ये नहीं फिसलेगा। पॉज करके उतार लीजिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बीड है, इसका मास कुछ भी होगा, ठीक है। मास नहीं दिया है तो इसका मतलब जो भी आंसर या कैलकुलेशन हमको करना होगा वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तभी तो मास नहीं दिया है, ठीक है। और इस रॉड का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/2 है, ओके। यहाँ से यहाँ तक लेंथ रॉड की कितनी है, 1 मीटर है। और ये जो ट्रॉली है, जिस फ्रेम में ये रॉड फिक्स्ड है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, ओके। अब देखिए क्या है, इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू रॉड, रॉड के रेस्पेक्ट टू इसके टॉप से इसको रेस्ट से छोड़ा गया, ठीक है। तो अब सवाल पूछा है देन फाइंड टाइम व्हेन बीड विल रीच द बॉटम, तो इसको इस बीड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए जो टाइम होता है वो किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कैलकुलेशन ग्राउंड से करो चाहे उस पर बैठ के करो। अब आप कहेंगे सर ग्राउंड से कर, तो मैं कहूँगा कि ये फालतू की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको चीज़ें कि अगर किसी ट्रॉली के ऊपर किसी ब्लॉक का या ब्लॉक का या बीड का मोशन हो रहा है तो उसके मोशन को ग्राउंड फ्रेम से ना ऑब्जर्व करके आप ट्रॉली पर बैठ के ही ऑब्जर्व करो, क्योंकि इतना सिखा चुके हैं तभी तो चीज़ें सरल होंगी। आज चीज़ें बदलने लगे, ईगो बना लें, ऐसा थोड़ी है कि कर नहीं पाएंगे कि समझा नहीं पाएंगे, पर जो चीज़ें सरल हो सकती हैं वैसे ही प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं ज़रा यहाँ पर समझा देता हूँ पहले आपको। तो ये जो ट्रॉली है, ये पहले इसको समझ लीजिए आप आराम से, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको मज़ा आएगा। ये अगर ए नोट्स या कितने से जा रही थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। अब ये जो बीड है, ध्यान से सुनिए, जो बीड है ये बीड है, ये बीड। अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा वो इसको केवल वर्टिकल में आता हुआ पाएगा ए के एक्सीलेशन से। तो जो ए का एक्सीलेशन है, सबसे पहले देखो ए किस फ्रेम से बताइए, ए है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, कह दें ट्रॉली कह दो, चलो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब जरा सुनिए, अब देखिए इस बीड पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा mg। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब ये जो ऑब्जर्वर है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो बताइए इस पर एक लाल रंग का सूडो फोर्स किधर लगाएगा, बताइए लाल रंग का सूडो फोर्स लगाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा ma।
इस सूडो फोर्स, अब देखिए इस डायरेक्शन में तो इस ऑब्जर्वर को ये बीड चलता हुआ दिखाई देगा नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो इस सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां से आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन एन, एक नॉर्मल रिएक्शन एन, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन इधर ही क्यों आएगा, क्योंकि सूडो फोर्स बन जाएगा यहाँ पर प्राइमरी फोर्स, और उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में आएगा नॉर्मल रिएक्शन एज ए सेकेंडरी फोर्स। हाँ, अगर ये लेफ्ट को जा रहा होता तो सूडो फोर्स राइट को आता और नॉर्मल रिएक्शन फिर लग जाता लेफ्ट को। अब जरा सुनिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन आएगा और ये खुरदर आए तो तुरंत यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, एक लग जाएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ये यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स एफ के लगेगा, क्योंकि मैं मोशन मान रहा हूँ। और अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ना फिसले, तो यार हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो फिसल ही रहा होगा, और नहीं फिसलेगा तो कैलकुलेशन से अपने आप आ जाएगा। ओके, तो एफ के लग जाएगा। ठीक है, तो जरा इसके मैं कैलकुलेशन को कर देता हूँ कि कितना ए आएगा ट्रॉली फ्रेम से, इसको देख लीजिए पहले। तो देखिए सीधे सीधे कर देते हैं, ए बराबर इस डायरेक्शन का नेट फोर्स, तो इस हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स बैलेंस होगा ही होगा, तो एन इक्वल टू किसको बैलेंस कर रहा होगा बताइए, एम ए को बैलेंस कर रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ए बराबर इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एम जी माइनस ऊपर की तरफ लगेगा एफ के और डिवाइडेड बाई एम, ये आ जाएगा एम जी और माइनस एफ के क्या होता है बताइए, म्यू एन, और एन बराबर क्या है बताइए, या एक बार चलो म्यू एन लिख दो अपॉन एम। ठीक, तो ए बराबर आ जाएगा एम जी माइनस म्यू एन, एन कितना है बताइए, एम ए नोट, इसको ए नोट कह देना क्यों कंफ्यूज कर जाओगे, इसको ए नोट कह दो, मैं इसको ए नोट कह रहा हूँ, ए नोट। ठीक है, ए नोट कह रहा हूँ, जो कि ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली का एक्सीलरेशन है। ओके, तो एम ए नोट डिवाइडेड बाई एम, एम से एम मर जाता तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती, जी होता 10 माइनस म्यू कितना था हाफ, और ए नोट कितना था 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए ट्रॉली वाले ऑब्जर्वर के लिए ये बीड अलोंग द रोड कितने एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ फॉल करेगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉल करेगा। क्लियर हो गया। अब इसको आप इतना पॉज करके उतार लो। अब देखिए, अब कुछ बचा नहीं इसमें यार। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं बचा इसमें, अब देखिए कुछ है नहीं। तो अब आपको ये पता लग गया कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस बीड का ए कितना है बताइए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे की तरफ, और ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर। तो यही डायरेक्शन क्या मान लें बताइए, पॉजिटिव मान लें, और इक्वेशन लगा दें बताइए क्या, इक्वेशन लगा दें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन लगा दें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए, टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन लगा देते हैं, फिर इक्वेशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये भी इक्वेशन लगा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बताइए, यही डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो इसको लिखेंगे 1। यू कितना था 0 दिया हुआ था, क्योंकि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसको कहाँ से रिलीज किया गया था, रेस्ट पोजीशन से रिलीज किया गया था। ओके, प्लस हाफ ए कितना है बताइए 8 है, और टी का स्क्वायर वो फाइंड आउट करना था, तो चेक कर लो जरा, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 1/4, तो यहाँ से टी इक्वल टू आ जाता है 1/2 सेकेंड। पॉज करके उतार लीजिए, एक बढ़िया सवाल है, एग्जाम लायक क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया है। ठीक है, उतारिए पॉज करके। चलिए और क्वेश्चन देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी गुंजाइश रहती है इस क्वेश्चन की हमेशा। देखिए 2 आदमी हैं, एक ए और बी, ठीक है, सब कुछ समझाएंगे आपको इस क्वेश्चन में। एक रस्सी, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक बॉय इधर और एक बॉय इधर, और रस्सी से एक दूसरे को खींचते हैं, और ये कंपटीशन होता है कि कौन किसको खींच लेगा, तो इसको कहते हैं टग ऑफ वार। ठीक है, तो 2 पर्सन्स पुल ईच अदर इन अ टग ऑफ वार, इसको क्या कहते हैं, टग ऑफ वार कहते हैं। हु विल विन द गेम, तो ऑप्शंस पढ़ लो फिर मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। 1 हुज वेट इज मोर, कौन जीतेगा इसमें से जिसका वजन ज़्यादा होगा। 1 हु पुल्स द रोप विद ग्रेटर फोर्स, कौन जीतेगा जो ज़्यादा फोर्स के साथ खींच देगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, फोर्स तो दोनों में क्या जाएगा, बराबरी जाएगा। भाई जितना फोर्स इसमें ट्रांसमिट होगा वो फोर्स इस पर भी तो ट्रांसमिट होगा, दोनों पे बराबरी लग रहा होगा, तो इसका ऑप्शन का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि फोर्स होगा इंटरनल, धागे का टेंशन, भाई जितना ये लगाएगा उतना ही उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा कह रहा है वन हु अप्लाइड मोर फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, जो ज़्यादा ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा, और वन हु अप्लाई मोर नॉर्मल फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो देखिए अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा यहीं से, ठीक है, यहीं से समझा दूंगा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो प्लीज़ यार। देखिए सबसे पहले देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाओ। देखो अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, मान लीजिए इसने जो इसको ए कह रहा हूँ, तो इसने फ्रिक्शन फोर्स, देखिए अब पहले इसको ध्यान से देख लो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताइए यार। ये फोर्स इधर लग रहा है चलाने वाला, और इसको अपने आप को रोकना है या इसको खींचना है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। तो ये लग गया मान लो Fs1। ऐसे ही इस पर ये F ऐसे लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs2। नॉर्मल रिएक्शन देखिए इस पर लगेगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन मान लो लग गया N1, और नीचे की तरफ लगेगा बताइए M1G। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा N2 और नीचे की तरफ वेट लगेगा M2G। दोनों के मास मैंने अलग अलग ले लिए। अब ध्यान से देखो जीतेगा कौन। देखो इसको अगर हम हवा में टांग लें, वर्टिकल में तो कोई लेना देना है नहीं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में, देखिए अगर पूरे सिस्टम को ले लें, हॉरिजॉन्टल में समझना, केवल हम सिस्टम को ले लें, ये चलो हम ऐसा ही फ्लोट बना देते हैं, ऐसा ही बना देते हैं, सरल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या उसमें मेहनत। अब देखिए सिस्टम को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे F ऐसे लग रहा होगा, ये F ऐसे लग रहा है। इसके पैरों पे देखिए, इसके पैरों पर ये लग रहा है Fs1 और ये लग रहा है Fs2, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल में तो नॉर्मल रिएक्शन है ही, वो सब आपको क्लियर है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग गया N1, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग गया N2, आराम से देख लो एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा ये M1G और यहाँ पे लग जाएगा M2G। तो यार देखिए आप देखिए पूरे सिस्टम को देखिए यार, अगर देखिए अब ये मान लो पूरा सिस्टम है दोनों आदमियों का, तो जो भी अगर मान लो ये पूरा सिस्टम लेफ्ट को मूव करेगा तो हम कहेंगे ए विल विन। यार यही तो कहोगे, अगर पूरा सिस्टम टग ऑफ वार को करते करते लेफ्ट को मूव कर जाए तो हम कहेंगे ए विल विन। और इसी तरीके से अगर पूरा सिस्टम राइट को मूव करेगा तो हम कहेंगे बी विल विन, यही तो होगा। अब आप बताइए पूरे सिस्टम को लेफ्ट और राइट कौन डिसाइड करेगा? यार ये फ्रिक्शन फोर्स डिसाइड करेगा। ये तो हो गया इंटरनल बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ये एक्सटर्नल है, और वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए तो देखो वन हुज वेट इज मोर, ये कहाँ लिख दें बताइए, जगह तो यार है नहीं, थोड़ी सी कम जगह है। चलिए इधर देख लें जगह मिल जाए तो, चलिए हाँ इधर जगह मिल गई, ठीक है। चलिए अब देखिए देखिए अगर यहाँ पर इफ Fs1 ग्रेटर देन Fs2, अगर Fs1 होगा तो बताइए कौन ए विल विन द गेम, ए विल विन द गेम। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से इफ Fs2 ग्रेटर देन Fs1 तो बताइए क्या हो जाएगा, बी विल विन द गेम। क्लियर हो गया। इसका मतलब वो जीतेगा जो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर जिसका वेट ज़्यादा होगा वही तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर पाएगा। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसको आपको यही समझा दूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक आदमी है ये 10 किलो का, ठीक है, और यहाँ पे म्यू है मान लो 0.2, और देखिए यहाँ पे दूसरा आदमी है, ये मान लीजिए हमने कहा कि 15 kg का है, लेकिन यहाँ पे म्यू मान लो कम है, 0.1 है। तो देखिए यहाँ पे जो Fs मैक्स लगेगा, यहाँ पर यार Fs मैक्स लगेगा म्यू एन जो कि 20 न्यूटन लग जाएगा, जबकि यहाँ पर Fs मैक्स जो लगेगा यार वो केवल 15 न्यूटन लगेगा। भले ही इसका वजन ज़्यादा है तो क्या हुआ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों को मिला के हम फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं। इसलिए हमने ये कह दिया कि इसमें दोनों फैक्टर आ गए, क्योंकि ये क्या होगा बताइए, म्यू1 N1 होगा, और ये क्या होगा बताइए, म्यू2 N2 होगा। तो अलग अलग एनालिसिस ना करके हम सीधे फ्रिक्शन फोर्स को ही देख लेते हैं। तो जो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, जो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा वही इस गेम को जीत लेगा। जो ज़्यादा फ्रिक्शन लगा देगा वही इस गेम को जीत लेगा। तो बताइए वन हु अप्लाइड मोर फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड। नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकल में लगेगा, उससे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं भाई। नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही फ्रिक्शन फोर्स में आ गए ना, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पॉज करके उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। और देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन।
यार जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है वही सब कराए जा रहे हैं आपको, और यार इनको बिना कराए मैं आगे बढ़ नहीं सकता था, इसलिए लगातार प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लेक्चर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए यार, मैं नहीं कर पाता हूँ इस तरह से काम। अब देखिए द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये पूरा ट्रक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 2 kg है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और ट्रक के बीच में 0.5 दिया हुआ है, ट्रक के सरफेस के बीच में। अब कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इफ़ ए नॉट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ है ही नहीं, तो आप ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दीजिए, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दीजिए, ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए क्या लगेगा यार, देखिए वर्टिकल में तो कोई लेना देना ही नहीं, वर्टिकल में तो सीधे क्या लग जाएगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, और क्या लग जाएगा बताइए, और क्या लग जाएगा बताइए, mg लग जाएगा। और बताइए जो fs मैक्स हो जाएगा, fs मैक्स यार वो तो केवल क्या होता है बताइए, ये तो केवल म्यू n होता है, ठीक। तो जो fs मैक्स हो जाएगा, म्यू कितना है बताइए 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन mg मतलब 2 × 10 ये है। तो बताइए कितना दिया हुआ है, मतलब 10 न्यूटन है, तो fs मैक्स 10 न्यूटन लग जाएगा। अब देखिए, अब बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर मान लीजिए ये ट्रक एक्सीलेट नहीं करता, तो फ्रिक्शन फोर्स तो तब पिक्चर में आता है जब किसी बॉडी के पास स्लाइडिंग की टेंडेंसी आए। तो अगर ये एक्सीलेट नहीं करता तो इस पर कोई भी सूडो फोर्स आता ही नहीं, कोई भी सूडो फोर्स नहीं आता, और कोई भी सूडो फोर्स नहीं आता तो हॉरिजॉन्टल में या अलोंग द सरफेस कोई भी स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं बनती, तो फ्रिक्शन आता ही नहीं। तो ये जो होगा ये एफ एस को रोक देगा, और फ्रिक्शन फोर्स ये स्लाइडिंग की जो स्लाइडिंग फोर्स वाला है जब तक मूव नहीं करेगा तब तक इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले आप सूडो फोर्स निकाल लीजिए डिफरेंट केसेस में। बताइए पहले केस में जो सूडो फोर्स होगा बताइए वो कितना होगा, एम ए नॉट, ए नॉट कितना है 2, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, पहले केस में आ जाएगा 4 न्यूटन। तो बताइए ठीक है, सेकेंड केस में बताइए सूडो फोर्स कितना आ जाएगा, एम ए नॉट, ये आ जाएगा कितना, ए नॉट है 4 और मास है कितना 2, ये आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। और थर्ड केस में बताइए सूडो फोर्स कितना आ जाएगा, ये 6 है और ये कितना है बताइए 6 और मास है 2, तो ये आ जाएगा 12। तो अब सारे केस देख लीजिए, देखिए जब सूडो फोर्स 4 न्यूटन लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसको 10 न्यूटन से कम लगना है, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, ठीक। जब सूडो फोर्स 8 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 8 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि अभी भी वो एफ एस मैक्स से क्या है, कम है। लेकिन जिस समय सूडो फोर्स 12 न्यूटन लगेगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स 10 ही लगता रहेगा, और ये एक्सीलरेशन से भागने लगेगा। ये किससे भागेगा, एक्सीलरेशन से भागने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। पॉज करके उतारिए, ठीक है, पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। क्लियर हो गया। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन, इसी में एक चेंज है। मान लीजिए अब इस ट्रक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक के साइज को हम कंसीडर नहीं करते हैं अगर दिमाग में रहे तो, और मास 2 kg है, वही इसका म्यू 0.8 है, और ट्रक ए नॉट इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। टी इक्वल टू 0 पर यू इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पर ट्रक ने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो सवाल 2 पूछे हैं, फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक फॉल्स ऑफ द ट्रक, मतलब कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली ट्रक पर बैठ के ही सॉल्व करना चाहोगे इसको, ठीक है। तो पहले इसी को कर देता हूँ। दूसरा पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन दिस टाइम, और इतने टाइम में ट्रक कितना डिस्टेंस चल जाएगा। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये 6 मीटर है, दिमाग में रखना, ठीक है। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए, अब ये जो ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर जो होगा वो इसको देखेगा तो क्या लगाएगा, सबसे पहले सूडो फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा बताइए, एम ए नॉट लगाएगा। अब बताइए सूडो फोर्स की वैल्यू देख लो कितनी है, ये अभी कर चुके हैं। सूडो फोर्स की मास है 2 kg, ए नॉट है 8, बताइए कितना है 16 न्यूटन। और यहाँ पे एफ एस मैक्स कितना लगना था बताइए, वो 10 न्यूटन अभी अभी आया था, किया है ना, ठीक है। तो ये इसको रोक नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, इधर लग जाएगा एफ के, तो ये भागेगा किसी ए के एक्सीलरेशन से। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, सूडो फोर्स माइनस एफ के अपॉन एम। तो ये जो ए आ जाएगा, एम ए नॉट कितना है बताइए 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई मास कितना था 2, ये कितना आ जाता बताइए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये दौड़ेगा। तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। आप इक्वेशन लगा दीजिए एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हटा दूँ, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बताइए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहीं हटा देता हूँ इसको। तो आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। लिख नहीं रहा हूँ, क्लियर है। ट्रक के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को लगा दिया। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 6 मीटर। यू क्या था, 0, और हाफ ए कितना है बताइए, 3 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू मेरे और आपके हिसाब से कितना आ गया बताइए, ये आ गया 2 सेकेंड। चेक कर लो, क्योंकि 3 से 2 बार जाएगा, 2 सेकेंड आ गया। अब इस 2 सेकेंड में बी पार्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक, यानी ट्रक होगा, ठीक है, ट्रक होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इन दिस टाइम। तो बताइए ग्राउंड फ्रेम से ट्रक मूव करेगा, टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है। तो ट्रक इतने टाइम में कितनी दूरी चल जाएगा, तो फॉर ट्रक लगा दो, फिर इक्वेशन फॉर ट्रक लगा दीजिए। ट्रक के लिए यूज कर दीजिए क्या, वही यूज कर दिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो ट्रक चलेगा, यू ट्रक के लिए 0, हाफ ए ट्रक का कितना है 8, और टी का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया बताइए, एस कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। तो ट्रक इतने टाइम में कितना चल जाएगा, 16 मीटर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की इतनी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को लेके। अब इसमें आखिरी आर्टिकल बचा हुआ है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, वो अगले लेक्चर में लेके आता हूँ। आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए।